अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ये क्या होता है और कैसे हम लोग इसको करते हैं और कैसे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं और फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये होता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है किसी भी कोई भी जो कंट्री होती है, कोई भी मुल्क जिसकी करेंसी को हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, उसकी तरफ से जो उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स निकलती हैं ना, उसकी मॉनेटरी स्टेटमेंट्स जो निकलती हैं, जो उनकी करेंसी से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके स्टेट बैंक्स की तरफ से या उसके गवर्नर की तरफ से या उसके प्रेसिडेंट या उसके सरबराह या किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी, कोई भी ऐसी उस मुल्क की बड़ी पर्सनैलिटी जो उसकी इकॉनमी है उसके ऊपर जिसका बयान जो है वो इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, इन लोगों के जो बयान होते हैं ना, जो स्टेटमेंट्स निकलती हैं, उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसे न्यूज़ कहते हैं। उन न्यूज़ की बुनियाद पर जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, उससे फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि इन लोगों की स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसकी रोशनी में उनका जो प्रीवियस डाटा है, जो भी प्रीवियस उस मुल्क का डाटा है, जो भी जिस भी चीज़ का, गोल्ड वो मुल्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट्स वो मुल्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है। ठीक है, इन सब चीज़ों की बुनियाद पर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, जिसके ऊपर ट्रेड ली जाती है, उस एनालिसिस की बुनियाद पर उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और इसके ऊपर हम लोग फिर इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसकी बिना के ऊपर। अब दूसरा है जी टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? टेक्निकल एनालिसिस हम लोग जो हैं हम सब लोग, जितने भी आप, मैं, हम जितने भी और इस तरह के लोग जो चार्ट्स को पढ़ के ट्रेडिंग करते हैं ना, हम लोग टेक्निकल ट्रेडर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग टेक्निकली एनालाइज करते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि क्या फॉर्मेशन चल रही है चार्ट पे हमारे। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई पैटर्न चल रहा है, कुछ भी जो भी फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं और उस पैटर्न या उस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हमारे पास चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस सिचुएशन की बुनियाद के ऊपर किसी लेवल से, किसी ट्रेंड लाइन से जो हम कैंडलस्टिक सिग्नल को देख के ट्रेड करते हैं, तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हम सब लोग टेक्निकल ट्रेडर्स हैं। दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिट वो लोग होते हैं जो चार्ट्स को नहीं देखते। ठीक है, हमारे ऑपोजिट वो लोग होते हैं जो चार्ट्स को नहीं देखते। उनकी नज़र होती है एक्चुअल जो डाटा होता है ना, जो भी, एक तो फोरकास्टेड, ठीक है, एक फोरकास्टेड जो डाटा होता है और दूसरा जो एक्चुअल डाटा होता है, उनकी नज़र इसके ऊपर होती है, जो गुजर चुका और जो आने वाला है। ठीक है, जो गुजर चुका उसकी बुनियाद पर प्रिडिक्शंस की जाती हैं और जो आने वाला है उसके साथ उसको मैच करके तो उसको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप, मैं, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, जिस तरह बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, या जो भी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो भी हेज फंड मैनेजर्स, जो भी इस तरह की इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके पास जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, ये काम हमारे पास का नहीं होता। ठीक है, इन लोगों के, इन्होंने मिलियंस के अकाउंट, बिलियंस के इनके पास अकाउंट्स होते हैं। इनके अकाउंट्स की वर्थ ही इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग, इनकी जस्ट एक एक ट्रेड जो है ना, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, डायरेक्शन में लेके जा सकती है कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, ये इतने पावरफुल होते हैं। तो हम लोग जो हैं इस तरह इनके साथ मुकाबला ना हम कर सकते हैं, ना हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल डाटा ही नहीं होता। वो मैं भी आपको डिटेल आगे थोड़ी सी बताता हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है हम लोगों में और इन लोगों में कि हम लोग, हमारी टोटल जो ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं ना हमारे, वो टोटल बेस करते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, और जो ये फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं, इनके टोटल डिसीजंस बेस्ड होते हैं किसी भी मुल्क की एक्चुअल इकोनॉमिकल फिगर्स के ऊपर। ठीक है, चार्ट से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये जस्ट उस मुल्क की इकॉनमी को देखते हैं, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करते हैं, उसकी पास्ट, किसी भी उसकी जो भी पास्ट उसका जो डाटा होगा उसको ये लोग एनालाइज करते हैं और फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं और उसके ऊपर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है,
वो होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फ़र्क होता है हम लोगों में और उनमें। हम लोग सिर्फ चार्ट्स पे रहते हैं और ये लोग सिर्फ इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर रहते हैं किसी भी कंट्री की, ठीक है, उसकी बेसिस पे ये लोग ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूज़। न्यूज़ की बहुत सी टाइप्स होती है, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैं आपको नेक्स्ट इसकी उस पर लेके चलता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, अब न्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारी किस्में होती हैं न्यूज़ की, काफ़ी किस्मों की न्यूज़ होती है, कम से कम 50-100 किस्में हैं। लेकिन उनमें से सारी तो मैं नहीं अब एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा इनसे कुछ इतना ख़ास लेना देना नहीं होता। मैं आपको जस्ट उसकी बेसिक्स जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना, वो ये कुछ किस्में जो हैं वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं इनकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट आपको एक उसका जो बॉर्डर लाइन है ना, जो उसका, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितनी आपके समझने के लिए ज़रूरी है। बस इससे आगे ना हमारा काम होता है इनके साथ, ना हमने इनको कुछ करना होता, ठीक है। सबसे पहले जी अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। किसी भी मुल्क के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जिनसे वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उसके होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना, किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन होनी है, ठीक है। उसने ग्रो करना है या स्ट्रांग होना है या उसने वीक होना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स की बुनियाद के ऊपर। अब ये इंटरेस्ट रेट हमारी फील्ड में क्यों ज़रूरी है, हमें इनका क्यों पता होना चाहिए? हमें इनका इसलिए पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि यूएसडी जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका जो है, वो कहता है कि अगले महीने से हम लोग इंटरेस्ट रेट जो है अपना वो 1% के हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे होता नहीं है, होता जस्ट इतना है कि बस 0.5, 0.10, 0.20 इस तरह परसेंटेज में वो पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी कि हम 1% जो है नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ कर देंगे। ये होता क्या है? होता ये है कि आपने बैंक में जो पैसा रखवाते हैं ना आप सेंट्रल बैंक के पास, किसी भी कमर्शियल बैंक में, इवेंचुअली वो एंड होता है जाके स्टेट बैंक के पास, ठीक है। किसी भी मुल्क के स्टेट बैंक उसके सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा आप रखवाते हैं ना, उसके ऊपर वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब फ़र्ज़ करें कि यूएसडी जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा जी कि हम अब नेक्स्ट मंथ से अपना इंटरेस्ट रेट जो है 1% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बैंक्स में अमेरिकन बैंक्स में रखवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अपने जितने भी मुल्कों के लोग हैं जो करेंसीज का काम करते हैं, वो लोग अपनी जो भी उनके पास करेंसी है उसको कन्वर्ट करने लग जाएंगे यूएसडी के अंदर। यूएसडी में जब वो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा नतीजतन? मैंने उस दिन भी, ये पिछली भी एक वीडियो में आपको समझाया था कि जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा नतीजतन? प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब वो स्ट्रांग होगा तो जितने भी XXX यूएसडी पेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी XXX यूएसडी पेयर्स हैं वो सब के सब गिरेंगे, ठीक है। और जितने भी USD XXX पेयर्स हैं, जितने भी, ठीक है, जोन सब USD XXX पेयर्स है, जब USD स्ट्रांग होगा तो वो सब राइज करेंगे, रैली करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इंटरेस्ट रेट जो है ये हमारी ट्रेडिंग जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके अंदर इस तरह इफेक्ट डालता है, ठीक है, ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर। दूसरा है जी सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स। किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर्स होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एट द एंड ये लोग, इन्होंने यही इंटरेस्ट रेट्स वगैरह और अपनी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज इन्होंने अपने नेक्स्ट आने वाले दिनों के लिए अपनानी है, जो यूज़ करनी है, ये उसकी अनाउंसमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि अगर तो वो जो भी उन्होंने आगे अपनी पॉलिसीज़ अपनानी है, अगर तो वो पॉलिसीज़ उनके नतीजे में उनकी करेंसी ग्रो करेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो हमारे चार्ट्स पे वैसे इम्पैक्ट डालेगी। और अगर वीक होगी तो तब भी वो हमारे चार्ट पे वैसे इम्पैक्ट डालेगी। तो इसलिए सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट, जिस दिन भी किसी गवर्नर की स्पीच हो, किसी भी करेंसी के, किसी भी मुल्क के गवर्नर की स्पीच हो, ठीक है, उस दिन आपने उनके चार्ट्स के ऊपर अटेंशन पे करनी होती है, ठीक है। वो मैं भी आगे बताता हूँ कैसे हम करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या होता है जी कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी वक्त में, मतलब फॉर एग्जांपल इस महीने में कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बेरोज़गार लोग होंगे इसका मतलब है कि उस मुल्क में उतनी ज़्यादा जो प्रोडक्शंस हैं, जो सर्विसेज हैं वो कम प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। तो या एक ये चीज़ होती है, दूसरा ये चीज़ होती है कि किसी भी महीने के एंड पे कितने लोग बेरोज़गार हो गए, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर या महीने के एंड पे कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है। मसलन कोई
कोई बहुत बड़ी कंपनी कोई मुल्क में काम कर रही है, ठीक है, वो कंपनी अगर बंद होती है तो जाहिर सी बात है कि 1-2 माह के अंदर उसके जो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे सिचुएशन होगी, ऐसी जब वो बेरोज़गार होंगे या जो पहले से लोग जो बगैर रोज़गार के बैठे हुए हैं, जो फारग बैठे हुए हैं, जो कोई काम उनके पास करने को नहीं है, वो लोग जो ओवरऑल मुआशरा है उसके अंदर अपना कोई भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की जो भी वो मुल्क एक्सपोर्ट्स करता है, जो भी वो मुल्क सर्विसेज देता है, वो कम होंगी, वो गिरेंगी। अगर वो गिरेंगी तो इसका इम्पैक्ट उसकी करेंसी पे क्या पड़ेगा? उसकी करेंसी पे इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो करेंसी या वीक होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है तो फिर वो करेंसी जो है स्ट्रांग होगी। तो इस तरह ये जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा होता है ना, ये हमारे चार्ट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद है जी अगला इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, सब्जेक्ट है। मैं इसको पूरा तो नहीं वो कवर करूंगा, जस्ट मोटा मोटा ही रखूंगा। सादा से लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि जो महंगाई होती है ना हमारे मुल्क में, किसी मुल्क में जो बहुत ज़्यादा महंगाई होती है तो ये इन्फ्लेशन होती है। अच्छा जी, अब ऐसे होता क्यों है ये इन्फ्लेशन जो है, ये होती क्यों और कैसे होती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि किसी भी मुल्क के लोगों के पास जो है वो उनकी फाइनेंशियल पावर जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को हम लेके तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल, एक चीज़ की किसी भी एग्जांपल से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टोयोटा करोला है, ठीक है। अब करोला का नया मॉडल आता है तो लोगों को बड़ी पसंद आती है वो। फ़ौरन से क्या होता है, बहुत से लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसको ख़रीदना, ज़्यादा लोग ख़रीदना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, नतीजतन ये होता है कि उसकी प्राइस बढ़ने लग जाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा उस गाड़ी की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये तो जस्ट एक चीज़ है ना, एक प्रोडक्ट है, किसी भी मुल्क की एक एक चीज़ है, एक फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह उस मुल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उस मुल्क के अंदर चल रही हैं ना, उन सब की अगर इस तरह लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा ना, तो वो अगर किसी चीज़ की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बढ़ते 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 इवेंचुअली क्या होगा कि महंगाई होना शुरू हो जाएगी मुल्क के अंदर। तो फिर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक जो है वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं लोगों को। सेंट्रल बैंक जो है वो इनकरेज करते हैं कि वो अपना पैसा जो है वो बैंकों में रखवाएं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, बैंक्स जो है फिर लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपना पैसा यहाँ पे फिक्स करवाएं, ठीक है। ताकि लोगों से पैसा जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, वापस लेने की कोशिश करते हैं। अब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर वो इस तरह वो ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि अगर मसलन एक तरफ किसी बंदे ने एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके पास ऑप्शन है कि वो बैंक में अपना पैसा रखवाए, और फ़र्ज़ करें कि 1 लाख के ऊपर उसको कोई भी सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा ये पीछे इंटरेस्ट रेट जो था हमारा पाकिस्तान का वो तकरीबन 12 से 13% पे चला गया था, तो वो क्या करेगा, वो उसके पास अब 2 ऑप्शन हैं, या वो गाड़ी खरीद लेगा या वो अपना पैसा जो है वो बैंक में रखवा दे, उसको उसके ऊपर 12% 13% साल का जो है वो उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स फिर लोगों को इस तरह अकोमोडेट करते हैं, ऐसी लूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं कि लोग फिर अपना जो पैसा है ना उसको बैंक में रखें और उनके पास पैसा कम हो जाए, और इस तरह जो चीज़ें हैं ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जो डिमांड है वो नीचे आए और महंगाई जो है वो ख़त्म हो मुल्क से, ठीक है। तो इस तरह फिर सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन जो होती है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है एक्सचेंज रेट के साथ, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, जो भी चीज़ें खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करते हैं लोग वो कम करें, उससे चीज़ों की डिमांड कम होगी और नतीजतन प्राइसेस जो हैं वो नीचे गिरेंगी चीज़ों की, ठीक है। तो इस तरह जब एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाके, एक स्पेसिफिक लिमिट पर जाके बैंक इनको कंट्रोल करते हैं, तो वो चीज़ें इवेंचुअली, ये चीज़ जो है इवेंचुअली फिर ये करेंसी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यही जो हमने यूएसडी के ऊपर मिसाल हमने डिस्कस की है, अगर अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है तो बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, सेंट्रल बैंक जो है उनका वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो नतीजा क्या होगा, लोग धड़ाधड़ डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे, और जब लोग डॉलर खरीदना शुरू करेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो अब अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है फिर वही फिनोमिना कि जितने भी XXX यूएसडी पेयर्स हैं वो गिरेंगे और जितने भी USD XXX पेयर्स हैं वो सारे रैली करेंगे, ठीक है। इस तरह ये इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं ना, ये हमें
इफेक्ट डालती हैं। अब इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट के अंदर। एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो नॉर्मल जो आप मैं हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है किसी मुल्क की, वो जो चीज़ें कंज्यूम करती है डेली बेसिस के ऊपर, वो ये रिपोर्ट होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये है कि जो भी उस मुल्क में जो फैक्ट्रीज कंपनीज काम कर रही हैं, जो वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, उन चीज़ों की खपत कितनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अगर उनका जो रॉ मटेरियल है, चीज़ों का रॉ मटेरियल उनका जो है उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो रॉ मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसका जो रॉ मटेरियल है अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो इवेंचुअली वो जो प्रोड्यूसर है या वो जो कंपनी है या वो जो फैक्ट्री है या वो जो इंडस्ट्री है वो पैसा कहाँ से लेगी? जाहिर सी बात है वो पैसा आवाम से लेगी, कंज्यूमर से लेगी। तो जब वो कंज्यूमर से लेगी तो उसके नतीजे में भी क्या होगा? फिर महंगाई बढ़ेगी, लोगों को ये बोझ उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो फिर से वही सारा इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर जो बैंक्स हैं वो उसको, सेंट्रल बैंक है वो उनको रेट्स को इंक्रीज़ करेगा और फिर आगे वही जो सब कुछ पीछे आपको बताया वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसलिए ये दो चीज़ें, ये इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स हमारे ज़रूरी होती है, ठीक है, ये हमें इफेक्ट आ सकती है। नेक्स्ट है जी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है किसी भी मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं ना, जितनी भी चीज़ें वो मुल्क बना के प्रोड्यूस करके तो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उन सब की इंडिविजुअल कीमत और जितनी भी सर्विसेज वो मुल्क प्रोवाइड करता है या उस मुल्क के लोग प्रोवाइड करते हैं, उन सब सर्विसेज को की प्राइसेस को इंडिविजुअली इकट्ठा कर दें तो ये जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, जीडीपी बन जाता है, ठीक है। अब किसी मुल्क में अगर ज़्यादा सर्विसेज बहुत अच्छी हैं उसकी, बहुत लोग लेना चाहते हैं, बहुत दुनिया लेना चाहती है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है उस मुल्क में वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनका जो करेंसी है उस मुल्क की, अगर तो ये चीज़ें अच्छी हैं, उसका जीडीपी अच्छा है, एक जो नॉर्मल मसलन समझा जाता है ना, जो एक्सपर्ट कहते हैं वो 2% होता है, ठीक है। 2% से रेट से ऊपर कुछ भी हो तो जीडीपी होता है किसी मुल्क का, वो ग्रो कर रहा होता है। 2%, 2.5%, ठीक है, इससे ऊपर कोई भी फिगर हो तो इसका मतलब होता है कि वो मुल्क जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर अब ये रेट पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। अब अगर ये रेट इन फिगर से नीचे है, ठीक है, या माइनस में है, माइनस में तो नहीं होता लेकिन अगर इनसे नीचे है या जितना है तो इसका मतलब है कि वो करेंसी वीक होगी, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह वो अगर स्ट्रांग होगी तो वैसे हमारे चार्ट्स पे इफेक्ट डालेगी, अगर वीक होगी तो वैसे हमारे चार्ट्स पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है जी ट्रेजर इंटरनेशनल कैपिटल, टिक टिक डाटा इसको कहते हैं। ये अब क्या होता है, किसी भी मुल्क के अंदर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, ठीक है, एक, और दो, जो उस मुल्क से वो मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये जो इसका जो डिफरेंस होता है ना, इसकी जो रिपोर्ट होती है, इसको कहते हैं टिक डाटा। यहाँ पे इसका क्या, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर, फ़र्ज़ करें कि किसी भी कोई भी मुल्क हो जाए, जो मर्जी मुल्क, ठीक है, उसके अंदर अगर तो इन्वेस्टमेंट्स दूसरे मुल्कों की ज़्यादा है ना, अगर तो पैसा उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि पैसा दूसरे मुल्कों से उस मुल्क में आ रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनके सेंट्रल बैंक के पास, उनके कमर्शियल बैंक के पास पैसा रिजर्व ज़्यादा है, रिजर्व उनके बढ़ते जा रहे हैं जितना पैसा बाहर से उनके पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी, उनकी जो वो सिचुएशन है वो स्ट्रांग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो करेंसी है वो भी फिर वैसे ही इम्पैक्ट डालेगी, उस सेम इम्पैक्ट उनकी करेंसी पर डलेगा, ठीक है। अगर उनके पास रिजर्व अच्छे हैं, स्ट्रांग है, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, तो उसका मतलब है कि उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। और अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है दूसरे मुल्कों की, या वो अपनी जो उनके अंदर अपना सिस्टम चलता है किसी मुल्क के अंदर, जो उनका रिवॉल्विंग कैपिटल होता है, सिर्फ वो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, जो उनकी इकॉनमी है वो या वहीं पर खड़ी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो या फिर ड्रॉप करेगी, ठीक है। ये होता है हमारा टिक डाटा। तो उसी तरह जिस तरह अब ये अगर स्ट्रांग होगा तो ये फिर उसकी करेंसी को स्ट्रांग करेगा, वो हमारे चार्ट पे वैसे इफेक्ट डालेगी, और अगर ये वीक होगा तो वो हमारे चार्ट पे वैसे वीक का इफेक्ट डालेगा, ठीक है। जैसे आप फिर उसको एक्स 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 वैसे ही कर लें सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट होता है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो कितनी प्रोडक्शन दे रही हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें जो है उसमें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है इसका मतलब है कि वो मुल्क उतनी ज़्यादा चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और जितनी वो एक्सपोर्ट किसी मुल्क की ज़्यादा होंगी
उतनी उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होगी, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उसकी करेंसी पे स्ट्रांग होगी, और अगर करेंसी स्ट्रांग होगी तो वो हमारे चार्ट पे वैसे इफेक्ट डालेगी। और अगर एक ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स रिपोर्ट है ये अगर नेगेटिव में होगी, मतलब कि चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है मुल्क के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनकी इकॉनमी वीक हो रही है, और अगर इकॉनमी वीक हो रही है तो उनकी करेंसी वीक हो रही है, और अगर करेंसी वीक हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे चार्ट्स के ऊपर वो वीक इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। उसको फिर आप आगे वैसे ही उसको ट्रांसलेट कर लें, जैसे एक्स 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 यूएसडी और यूएसडी एक्स एक्स बताया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी अब रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स क्या है कि जो भी उस मुल्क में रिटेलर्स हैं, ये दुकानें आप देखते हैं ना, जितनी भी जिस भी किस्म की प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी किस्म की दुकानें हैं, जो भी रिटेलर्स हैं उस प्रोडक्ट के, ठीक है, उनकी सेल्स कितनी हो रही हैं पर मंथ या पर ईयर या पर जिस तरह भी क्वार्टर, जिस तरह भी वो मुल्क कैलकुलेट करता है, ठीक है, वो सेल्स कितनी हो रही हैं। अगर तो सेल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के पास उस मुल्क में पैसा है, लोगों की फाइनेंशियल पावर जो है बड़ी अच्छी है, ठीक है, इकॉनमी अच्छी है। तो अगर इकॉनमी अच्छी है तो बड़ा सिंपल सी बात कि फिर उनकी करेंसी ग्रो कर रही है, और अगर इकॉनमी वीक है तो इसका मतलब है कि उनकी करेंसी या कांस्टेंट खड़ी है तो या फिर वीक हो रही है, और अगर वीक हो रही है तो वो वैसे हमारे चार्ट पे इफेक्ट डालेगी, और अगर स्ट्रांग हो रही है, इकॉनमी अच्छी है और स्ट्रांग हो रही है करेंसी, तो फिर वो वैसे हमारे चार्ट पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। ये होता है हमारा रिटेल सेल्स। नेक्स्ट है जी ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि कोई भी मुल्क कितनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये होता है, इनका जो डिफरेंस होता है ना आपस में, इनका जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट्स में से आप ये इंपोर्ट्स को निकाल दें, एक्सपोर्ट की फिगर में से इंपोर्ट की फिगर को निकाल दें, तो ये जो है हमारा ट्रेड बैलेंस है। अब अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स कम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। जो बाहर से एक्सपोर्ट वो चीज़ें अगर सर्विसेज दे रहे हैं बाहर के मुल्कों को, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स अपनी, तो उनके पास पैसा आ रहा है ना उसके पास। तो अगर वो पैसा आ रहा है और ये एक्सपोर्ट ज़्यादा है उनकी, तो इसका मतलब है कि उनकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, बूस्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है तो बड़ा सिंपल, उनकी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है। अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो हमारे चार्ट पे वैसे ही स्ट्रांग इफेक्ट डालेगी। और अगर उनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, मसलन जो वो प्रोड्यूस करते हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स, जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो कम हैं, और जो वो बाहर से अपने मुल्क में मंगवाते हैं, इंपोर्ट्स जो वो बाहर से अपने मुल्क में मंगवाते हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि उनको बाहर के मुल्कों को पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि पैसा उस मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों में जा रहा है, जहाँ से वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ले रहे हैं, पैसा निकल के वहाँ जा रहा है। तो अगर पैसा मुल्क में से निकलता जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उनकी जो इकॉनमी है वो गिर रही है, ठीक है, आहिस्ता 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 वीक हो रही है। और अगर वीक होगी तो फिर उनकी करेंसी भी वीक होगी, और अगर करेंसी वीक होगी तो फिर वो हमारे चार्ट पे वैसे ही इफेक्ट डालेगी, ठीक है। जैसे पीछे बताया वैसे इसको कर लें ट्रांसलेट, यूएसडी एक्सएक्स और एक्सएक्स यूएसडी, वैसे इसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एंड पे है जी करंट अकाउंट न्यूज़, ठीक है। ये कौन सी न्यूज़ होती हैं करंट अकाउंट की न्यूज़? ये करंट अकाउंट ये होता है जी कि आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस आपकी इंपोर्ट्स प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फिगर को प्लस नेट मॉनेटरी ट्रांसफर्स, ठीक है। नेट जो मॉनेटरी ट्रांसफर्स होते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को निकालें और इसके अंदर आप ऐड कर दें कि नेट मॉनेटरी ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो पैसा किसी भी बाहर के मुल्क से उस मुल्क में आ रहा है किसी भी सूरत में, ठीक है, किसी भी सूरत में। फॉर एग्जांपल दुबई में बैठे हैं या सऊदीया में आप बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ से पैसा अपने मुल्क को भेजते हैं, अपने मुल्क में भेजते हैं पीछे, या आप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, वहाँ से आप पैसा अपने मुल्क भेजते हैं, ठीक है। तो ये पैसा जो है ये हमारे नेट मनी ट्रांसफ़र इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नेट मनी ट्रांसफ़र। जो पैसा उस मुल्क में आ रहा है या जो पैसा उस मुल्क से निकल रहा है, ठीक है, ये जो इनका डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं नेट मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आप अपनी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दें और उसके अंदर जितना पैसा उस मुल्क में आया है या जितना पैसा उस मुल्क में से निकल गया इसको ऐड कर दें, तो ये हमारा होता है करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट हमारा जो है वो ज़्यादा है, करंट अकाउंट जो फिगर है वो ज़्यादा है किसी मुल्क की, तो इसका मतलब है कि उनके पास रिजर्व्स अच्छे हैं, और अगर रिजर्व्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अच्छी है, स्टेबल है। और अगर इकॉनमी अच्छी है तो इसका मतलब है कि उनकी करेंसी जो है वो या कांस्टेंट है या स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। अगर स्ट्रांग हो रही है तो वो वैसे हमारे चार्ट्स पे इफेक्ट डालेगी, और अगर या कांस्टेंट है या वीक है, ठीक है, अगर वीक है तो फिर वो
वैसे हमारे चार्ट पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। जैसे USD XXX और XXX USD एग्जाम्पल पीछे बताइए, वैसे इसको आप ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें हमारे उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है जी। तो ये थी टाइप्स। चलें आज अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास डेविएशन, ठीक है। डेविएशन क्या होती है? डेविएशन ये होती है जी कि किसी भी न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है, जब कोई न्यूज़ आती है तो उस टाइम पे प्राइस के अंदर जो स्पाइक्स लगते हैं ना, ये जो स्पाइक्स लगते हैं ये लगते हैं डेविएशन की वजह से, ठीक है। ये डेविएशन होती है, इसकी वजह से वो स्पाइक लगते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है? दो चीज़ों का जो आउटकम है ना, दो चीज़ों का जो उनका नतीजा है वो हमारी डेविएशन होती है, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक होता है एक्चुअल आउटकम, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होती है? ऐसे लोग होते हैं जिनको एनालिस्ट, हम लोग अपनी फॉरेक्स लैंग्वेज में उनको एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब टीवी पे देखा होगा ना, इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं जो प्रेडिक्शंस अपनी दे रहे होते हैं कि फ्यूचर में आपकी करेंसी या आपकी इकोनॉमी किसी मुल्क की वो स्ट्रांग होगी या वीक होगी, ठीक है। ये एनालिस्ट्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिस तरह ये इंस्टीट्यूशंस ने इनको हायर किया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लूमबर्ग है, जैसे CNBC है, जैसे CNN है, इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे एनालिस्ट्स को हायर किया होता है। ये लोग, इनके पास एक्चुअल डाटा होता है, ठीक है। वो डाटा इनको कहाँ से मिलता है? वो डाटा इनको देते हैं, ये इनकी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशंस इनको डाटा प्रोवाइड करती हैं, ये लोग उस डाटे की बुनियाद के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। ये जितनी पीछे आपको मैंने न्यूज़ बताई हैं, जितनी पीछे आपको टाइप्स बताई हैं न्यूज़ की, ठीक है, ये उन सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं ना उनकी, हर इंडिविजुअल न्यूज़ की, उनकी रिपोर्ट्स को ये लोग स्टडी करते हैं, उसके ऊपर ये लोग, इनका गुरु होता है, ये सालों से उन चीज़ों को ये लोग स्टडी कर रहे होते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस होता है। तो ये लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं ना फ्यूचर की, जो भी फ्यूचर की जो पिछला डाटा इनके पास होगा उसके ऊपर जो ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं ना, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। वो होती है हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम कि यहाँ कि अवाम जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है आने वाला जो सेशन है उसके अंदर बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कितना देंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो कितना होगा, या फिर जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं, पहले से अपनी एक एक्सपेक्टेशन देते हैं, ठीक है, कि वो क्या हो सकती है। दूसरा है जी एक्चुअल आउटकम। एक्चुअल आउटकम वो होती है जो गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से वक्त के ऊपर, जो न्यूज़ का टाइम होता है उस टाइम पे जो डाटा निकलता है, जो उस टाइम पे डाटा निकलता है ना, उसको कहते हैं एक्चुअल आउटकम। जो गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं, जितने भी, जो भी सेंट्रल बैंक है या जो भी उसके फाइनेंशियल रिलेटिंग जितने भी इदारे हैं, वो जो रिपोर्ट्स देते हैं ना वक्त के ऊपर, जिस टाइम न्यूज़ आनी है, उसको कहते हैं, जो डाटा देते हैं ना उसको कहते हैं एक्चुअल आउटकम। अब ये जो इनका फ़र्क होता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, ये जो इनका फ़र्क होता है ना एक्सपेक्टेड का और एक्चुअल का, इस फ़र्क को कहते हैं डेविएशन। एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि ये जो एक्चुअल आउटकम होती है ना, जो डाटा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्राइस को हिलाता है, वो नहीं हिलाता प्राइस को। ये जो इसका फ़र्क होता है ना इन दोनों चीज़ों का, ये जो इसका फ़र्क होता है वो पैनिक क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो जो फ़र्क होता है उसको हम डेविएशन कहते हैं। वो उस वक्त जो पैनिक क्रिएट होता है ना, उससे प्राइस के अंदर जो है वो फिर स्पाइक्स लगते हैं, ठीक है। उससे फिर प्राइस जो है वो स्पाइक करती है, स्पाइक मारती है। इसकी वजह जो है वो ये होती है कि जो मसलन पैनिक एकदम क्रिएट होता है ना न्यूज़ के वक्त, क्योंकि लोगों ने कुछ फोरकास्ट किया हुआ था, जो एनालिस्ट्स हैं या जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने जो कुछ अवाम ने, पब्लिक ने एक चीज़ यानी सोच के बैठी हुई थी कि ऐसे होगा, ठीक है, और जो एक्चुअल डाटा आया है वो उससे डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो वो जो उस टाइम पैनिक फिर क्रिएट होता है ना, जो लोगों ने सोचा वैसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया, ठीक है। तो वो जो पैनिक क्रिएट होता है ना, उस पैनिक के अंदर फिर बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर जंप करते हैं, ठीक है, एंट्रीज लगाते हैं। बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो एंट्रिंग और एग्जिटिंग होती है ना ट्रेडर्स की, ह्यूज पैसा, ज़ाहिर है जो ट्रेडर जो एंटर हो रहा है मार्केट में, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और जो एग्जिट हो रहा है वो अपना पैसा निकाल रहा है। तो ये जो ह्यूज कैपिटल की एकदम से उसके अंदर मार्केट के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर जो एकदम इन्वेस्टमेंट और एग्जिटिंग होती है ना, उससे जो पैनिक क्रिएट होता है ना, जो मूव्स होती हैं, ठीक है, ये होती है हमारी
डेविएशन, ठीक है, इसको इसको डेविएशन बोलते हैं। एक मिसाल देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक कोई भी मुल्क है, ठीक है, वो कहता है जी कि अब ये जो एक्सपेक्टेड है ना, लोग जो एनालिस्ट्स हैं या जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, इन्होंने कोई फोरकास्ट दिया हुआ है, कोई प्रेडिक्शन दी हुई है कि फ़र्ज़ करेंगे, वो कहते हैं कि इस महीने के एंड पे फ़र्ज़ करें कि 2 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है। ये अब अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लोगों के बेरोज़गार होने का। बहुत से लोग जो हैं उनके पास काम नहीं रहेगा इस महीने के एंड पे। लेकिन जब एक्चुअल जो डाटा निकलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डाटा एक्चुअल निकलता है न्यूज़ के वक्त, ठीक है, वो कहता है कि जी नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख जो है लोग, सिर्फ 1 लाख लोग जो हैं ये बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है। 2 लाख नहीं होंगे, 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। अब है तो ये भी बहुत बड़ी फिगर है, 1 लाख भी बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन ये डाटा पॉजिटिव में है, क्योंकि जहाँ 2 लाख लोगों ने बेरोज़गार होना था वो नहीं हुए, सिर्फ 1 लाख हुए। तो इस नतीजे में क्या होगा कि जो भी उस कंट्री की जो प्राइस होगी ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, क्योंकि बेरोज़गारी जिस लेवल पर एक्सपेक्ट की जा रही थी उस लेवल पर नहीं हो सकी। जो एक्चुअल जो उसकी फिगर आई है वो उससे कम है, जो फोरकास्ट था उससे कम है, ठीक है। तो इसलिए उस मुल्क की जो करेंसी है, उसके जो इकॉनमी ओवरऑल, उसके ऊपर एक तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग बेरोज़गार नहीं हुए, और दूसरा अगर इकॉनमी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इवेंचुअली उसकी जो करेंसी है वो भी फिर स्ट्रांग होगी, ठीक है। और अगर इसको आप उल्टा कर लें कि अगर ये 2 लाख थे तो यहाँ पे 3 लाख हो जाता, 3 लाख गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस मंथ के एंड पे, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी इकॉनमी के ऊपर वीक, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब है कि उनकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी, वीक होगी, और अगर वीक होगी तो वो वैसे हमारे चार्ट्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। ये जो फ़र्क होता है ना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का, ये फ़र्क होता है जो असल में मार्केट को हिला रहा होता है, प्राइस को हिला रहा होता है, ठीक है। ये वो चीज़ होती है जो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना, ये इससे वो पैनिक क्रिएट होता है, और उस पैनिक से जो है हमारी प्राइस के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर जो है स्पाइक्स लगते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी डिविएशन। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट टू डू, हमने क्या करना होता है इनको, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आप में हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने इनको क्या करना होता है न्यूज़ को। बड़ा सीधा सा इसका आंसर है कि हमने इनको कुछ भी नहीं करना होता। इस पूरा ये जितना कुछ है ना, ये इंटरेस्ट रेट्स, ये बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़, और ये इन्फ्लेशन, और ये जीडीपी, और ये रिटेल सेल्स, हमने इनको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। ये सब कुछ, ये जो लोग आप लोगों को बताते हैं ना इस तरह की बातें कि जी टीवी लगा के 24 घंटे बैठे रहो, वो गवर्नर्स की वो स्पीचेस सुनते रहो घंटा घंटा बैठ के, इससे आपकी ट्रेडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब कुछ झूठ बोला जाता है आपसे, ये सब कुछ बकवास की जाती है आपसे, बिल्कुल, ठीक है। आपने बहुत से ग्रुप्स में अब ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं, जो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, ऐसे सीना चौड़ा करके, जी हम फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं। तो ये कौन लोग होते हैं फिर? ये वो बेवकूफ़ होते हैं कि जिनको ना किसी चीज़ का पता होता है, ये खुद भी बेवकूफ़ बने हुए होते हैं, और ये दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। हमारा इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं होता, थोड़ा सा लेना देना होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ओवरऑल हमारा इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये पहले ऊपर बताया, जैसे ही आपको मैंने ऊपर बताया फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, कि ये वो लोग होते हैं, फंडामेंटल ट्रेडर्स जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनके पास मिलियंस के, बिलियंस के अकाउंट्स होते हैं। इनको जितना भी ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना, जितनी भी हमने ये न्यूज़ की टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, ये रिपोर्ट्स इनको, इनकी इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं ना, वो गवर्नमेंट के इदारों से निकलवा के देती हैं, डाटा पूरा निकलवा के देती हैं। तो ये जो ग्रुप्स में लोग बैठे होते हैं, ये जो हमारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप सोशल ग्रुप्स जितने भी हैं, इनमें जो लोग बैठे हैं, इन्होंने तो कभी ज़िंदगी में अपनी वो रिपोर्ट्स भी नहीं देखी होनी। हमारी एक्सेस ही नहीं होती उन रिपोर्ट्स तक। हम अगर लेना भी चाहें तो हम नहीं ले सकते। बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं मुल्कों की, जो वो नहीं ऐसे आम पब्लिक को प्रोवाइड करते, ठीक है। तो इसलिए हमारी एक्सेस ही नहीं होती इन चीज़ों पर, इसलिए हमारा इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं होता, हमने इनको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो जस्ट वो जो ये जो दुनिया में जो फंडामेंटल ट्रेडिंग की जो एक टर्म यूज़ होती है ना, वो लोग होते हैं, ठीक है। हमारा इनसे कुछ नहीं लेना देना होता। हमने जस्ट अपने चार्ट पे नज़र रखनी है, अपने चार्ट पे नज़र रखनी होती है, ठीक है। जस्ट जो हमारा चार्ट हमें बता रहे जो हमारा चार्ट हमें बता रहा है, बस हमने वही काम करना है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, हमने खुद से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना, ठीक है। ये जितना कुछ भी आप लोगों को बताया जाता है, मैं बड़ी साफ साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको धोखा दिया जाता है। ये लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि ये एक इंडस्ट्री है, पूरी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, ठीक है। आपके अंदर खौफ बिठाया जाता है। अगर आप में खौफ नहीं होगा ना,
तो आप ये जितने भी ये फ्रॉडिये बैठे हुए हैं ना, ये 2 नंबर किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो सिग्नल्स बेचते फिर रहे हैं, जो रोबोट्स बेचते फिर रहे हैं, कंपनीज हैं इस तरह की, तो आप उनकी सर्विसेज नहीं खरीदेंगे फिर, ठीक है। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा ना तो आप इन लोगों की सर्विसेज नहीं खरीदेंगे, इसलिए आपको डराया जाता है इस तरह की चीज़ें दिखा के कि आप जो हैं उस खौफ के अंदर फिर इन लोगों का जो काम है वो चलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमारा कुछ भी नहीं लेना देना होता, ठीक है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, किसी भी न्यूज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो होता है जी, हम किसी भी न्यूज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो होता है जी अवॉइड न्यूज़, इसको ज़रा मैं अभी आगे बताता हूँ आपको कि इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा ब्रेकिंग द न्यूज़। ब्रेकिंग क्या होती है जी, ब्रेकिंग ये होती है कि फ़र्ज़ करें कोई भी करंट मार्केट प्राइस है, फ़र्ज़ करें कोई भी न्यूज़ है, फ़र्ज़ करें कि जीबीपी की न्यूज़ निकलनी है 1 बजे, ठीक है। 1 बजे जीबीपी की कोई भी न्यूज़, इंटरेस्ट रेट की उसकी न्यूज़ निकलनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के ट्रेडर्स हैं तो आप उससे न्यूज़ निकलने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले उसकी जो भी उसके जीबीपी के पेयर्स हैं, जितने भी जीबीपी के पेयर्स हैं, जो भी एक्सएक्स जीबीपीज हैं, जो भी जीबीपी एक्सएक्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप उन सब में या जो भी आपको अच्छे लग रहे हों उनमें से 1-2 जो भी जितने भी, आप उनमें करंट मार्केट प्राइस जो होती है ना, करंट मार्केट प्राइस, उसके ऊपर 5-10 पिप ऊपर ऑर्डर लगा देंगे और 5-10 पिप, ये फ़र्ज़ करें प्राइस है ना, ठीक है। तो उससे 5-10 पिप आप नीचे एक ऑर्डर लगा देंगे सेल का, उसके ऊपर आप बाय ऑर्डर लगा देंगे और नीचे आप उसके सेल ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे अगर तो वो न्यूज़ वन डायरेक्शनल हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो न्यूज़ वन डायरेक्शनल हुई, फ़र्ज़ करें कि वो बाय की न्यूज़ आती है, स्ट्रॉन्ग करती है जीबीपी को, ठीक है, तो जितने भी जीबीपी एक्स पेयर्स हैं वो रैली करेंगे। अगर वो रैली करेंगे तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, इस ऑर्डर को आप रिमूव कर देंगे और ये जितनी भी राइड होगी, जितनी भी मूव होगी, इसको आप राइड करेंगे। इसको कहते हैं, ये जो 2 ऑर्डर्स लगाने हैं ना, उसके ऊपर और नीचे करंट मार्केट प्राइस से 5-5, 10-10 पिप्स के जितने भी आपने रखना है, जो भी आपके स्प्रेड के हिसाब से जो आपने ऑर्डर्स लगाने हैं ना, इसको कहते हैं, ऊपर नीचे जो हम ऑर्डर लगाते हैं इसको कहते हैं ब्रैकेटिंग। अब इसका नुकसान क्या होता है, ये चीज़ तो ऐसे है कि आप लगा दें वो आपके फ़ायदे में जा सकती है अगर तो वन डायरेक्शनल मूव होती है। इसका नुकसान ये क्या होता है, नुकसान इसका ये होता है जी कि मोस्टली अगर आप ऐसा काम करेंगे, फ़र्ज़ करें कि ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, ये आपने उसके ऊपर 10 मिनट पहले आपने बाय ऑर्डर लगाया, ये आपने 10 पिप नीचे उसके सेल ऑर्डर लगाया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ये होगा कि प्राइस पहले नीचे स्पाइक मारेगी, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से प्राइस में बाय जाना था, ठीक है, प्राइस पहले नीचे स्पाइक मारेगी फिर ऊपर स्पाइक मार देगी, ठीक है। आपकी ये ट्रेड भी एक्टिव और ये ट्रेड भी एक्टिव, दोनों ट्रेड्स एक्टिव, ठीक है। तो आप ऐसी सूरत में अगर तो फिर उसके बाद उसने जस्ट एक ही डायरेक्शन मूव किया है, सिर्फ नीचे जाके वो वापस ऊपर गई और फिर बाय ही चली गई, तो चलें आपकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, आपका जस्ट ये वाला स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स कभी ऐसे भी हो जाता है कि ये फ़र्ज़ करें प्राइस है ना ये, ठीक है, आपने ऊपर ऑर्डर लगाया, नीचे ऑर्डर लगाया, प्राइस दोनों तरफ स्पाइक्स मार के तो फिर उसके बाद कहीं पे भी नहीं जाएगी, वहीं पे ऐसे घूम जाएगी। तो अब आपके दोनों जो ऑर्डर्स हैं ना वो ट्रिगर हो गए हैं और दोनों उसके बाद आपका लॉस है, दोनों में आपको जो है ना स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है ऐसा कोई स्पाइक मार दे न्यूज़ के टाइम पे जिसमें आप जो हैं दोनों तरफ आपके ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएं और आप फंस जाएं और वो बजाय प्रॉफिट करने के आपको फिर नुकसान जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है जी ग्राइंड न्यूज़ विद आवर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम न्यूज़ को, फंडामेंटल जो न्यूज़ होती हैं उनको हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ ग्राइंड करते हैं, ठीक है। ग्राइंड कैसे करते हैं, हमने क्या काम करना होता है, हमारे एंड पे हमने क्या काम करना होता है, हमने जस्ट इतना करना होता है कि हम हर वीक के एंड पे हमने जस्ट एक लुक ले लेनी होती है अपने इकोनॉमिक कैलेंडर की, जिस तरह भी है ना ये FX स्ट्रीट और ये इस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, मुझे ज़हन से नाम निकल गया, जिन पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट्स हैं, हमने जस्ट एक बार नज़र मारनी है और हमने जस्ट नोट कर लेना है कि किस दिन जो है हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये जितने भी आपको मैंने टाइप्स पीछे बताए हैं ना, ये जितने भी मैंने पीछे आपको टाइप्स बताए हैं, इनमें से मैं वहाँ पे बोलना भूल गया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो जस्ट 2 हैं, जस्ट जो 2 हैं ना, एक इंटरेस्ट रेट्स जिन पे मेरी नज़र होती है, जो मैं जिनको देखता हूँ, एक इंटरेस्ट रेट्स हैं और दूसरा है जो स्पीचेस होती हैं, कोई भी किसी भी मुल्क के जो बैंक के गवर्नर की स्पीच होगी ना या उसके सरबराह की, मुल्क के जो स्पीचेस होती हैं, बस इनके ऊपर मेरी नज़र होती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी है ना मैं किसी को भी नहीं देखता, ठीक है। हमने जस्ट इतना हमारे एंड पे हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट इतना करना होता है कि वीक के स्टार्ट में
ये मंडे को जब प्राइस मार्केट ओपन होती है ना, वीक के स्टार्ट में आपने अपना इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है, इकोनॉमिक कैलेंडर, और जो भी ये दो न्यूज़ हैं किसी भी करेंसी की, आपने उस दिन को मार्क कर लेना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मंडे को मार्केट ओपन हुई है, मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर में देखा है और मुझे थर्सडे को जीबीपी का मुझे इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ मिल गई है। ठीक है, तो थर्सडे को जुमेरात वाले दिन मैं जीबीपी पे एक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, बस हमने इतना ही करना होता है। अब मैं एक्टिव क्या होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा जी कि फ़र्ज़ करें कि थर्सडे को जुमेरात को न्यूज़ है जीबीपी की। ठीक है, मैं वेडनेसडे की रात को जब D1 कैंडल्स क्लोज होंगी ना, D1 कैंडल्स, ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहा, कैंडल्स जो क्लोज होंगी ना, तो मैं देखूंगा कि कहीं पर मुझे सिग्नल तो नहीं मिल रहा। ठीक है, किसी भी टाइम पे किसी भी पेयर के अंदर जीबीपी के मुझे सिग्नल तो नहीं कोई मिल रहा। सिग्नल अब कैसे मिलते हैं, फ़र्ज़ करें कोई लेवल है, कोई भी लेवल है, ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ वापस आई, यहाँ पे आके उसने पिन बार बना दी है। ठीक है, आज वेडनेसडे को, न्यूज़ हमारी थर्सडे को है। ठीक है, न्यूज़ हमारी थर्सडे को है, वेडनेसडे को उसने ऐसे यहाँ पे पिन बार बना दी है। तो मैं जस्ट इतना काम करूँगा कि मैं इसके नीचे ऑर्डर सेल स्टॉप लगा दूंगा, यहाँ ऊपर या दरमियान में, जिस तरह जो मैंने पीछे स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं, वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा और जस्ट छोड़ दूंगा। ठीक है, अब अगले दिन न्यूज़ आएगी, अगर तो न्यूज़ मेरे फेवर में हुई, मैं जस्ट एक ऑर्डर लगाऊंगा, मैं दो ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जस्ट एक सेल ऑर्डर में लगाऊंगा, मैं बाय का कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बाय कोई ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, जस्ट एक सेल का ऑर्डर लगाऊंगा। अगर तो न्यूज़ मेरे फेवर में आई, तो ये जो यहाँ से मूव होगी ना, मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है, जो न्यूज़ होती है ना, ये हमारे टेक्निकल का फ्यूल होती हैं, ये हमारी जो गाड़ी है ना, टेक्निकल्स की गाड़ी, उसका पेट्रोल है ये। ठीक है, ये हमें ड्राइव करती हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि कोई भी सिग्नल बन जाए, जब सिग्नल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ब्रेकआउट्स या रिवर्सल, तो उनमें मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो फ़ौरन बहुत बड़ी बनती है। वो नेक्स्ट कैंडल ज़रूरी नहीं कि हर बार, लेकिन मोस्टली उस नेक्स्ट कैंडल के पीछे न्यूज़ होती है। ठीक है, ये हमारी फ्यूल दे रही होते हैं हमारे टेक्निकल्स को, ये जस्ट हम इसको जस्ट एज अ फ्यूल लेते हैं अपनी अपनी ट्रेडिंग का, बस और कुछ नहीं है ये। ठीक है, इसको कोई हमने रीड नहीं करना होता, कोई हमने पढ़ना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। ये सब कुछ जो आपको ये इस सिलसिले में जो कुछ आपको बताया जाता है वो सब झूठ बोला जाता है। वो सब वो लोग होते हैं या जिनको खुद नहीं पता होता, या फिर वो उनको पता होता है और वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, बस। और इससे ज़्यादा हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो मैं जस्ट इसके नीचे अपना ऑर्डर लगाऊंगा और नेक्स्ट डे अगर वो न्यूज़ मेरे हक में आएगी, तो ये जो यहाँ से प्राइस फॉल करेगी ना, वो मेरे इस ऑर्डर को ट्रिगर करेगी और इस मूव को मैं राइट करूँगा। ठीक है, और यही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, जो हमें जो ओवरऑल लुक मिलती है ना, जो ओवरऑल, मैं अभी आपको चार्ट्स पे ये चीज़ें दिखाता हूँ, ओवरऑल जो हमें लुक मिलती है ना, वो हमें हमारे टेक्निकल से मिलती है। हमारे टेक्निकल्स हमें बताते हैं कि न्यूज़ ने क्या करना है। ठीक है, अगर आपका कभी ऐसे हुआ ना आपके साथ कि न्यूज़ के टाइम पे आपने टेक्निकल आपको बता रहा था, फ़र्ज़ करें सेल है, फ़र्ज़ करें कि टेक्निकल आपको बता रहा था कि सेल है। ठीक है, यहाँ से आपने सेल यहाँ से ओपन कर दी, सेल ओपन कर दी और न्यूज़ के टाइम पे प्राइस जो है वो बाय निकल गई। तो ये क्या हुआ, ये मतलब नहीं है कि न्यूज़ गलत आई है। न्यूज़ हमेशा टेक्निकल के पीछे होती है, टेक्निकल के को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसका फ्यूल होती है। अगर आपके साथ ऐसे हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो लेवल है ये गलत है, आपका जो प्राइस रीडिंग है वो गलत है, आपने जो एनालिसिस किया वो एनालिसिस आपका गलत है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल और न्यूज़ गलत नहीं होती। ठीक है, वो हम मोस्टली 95% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम जो न्यूज़ होती है वो टेक्निकल के फेवर में होती है। ठीक है, जो हमें टेक्निकल बता रहे थे ना, न्यूज़ ने वही करना होता है। ये मैं अभी आपको चार्ट पे चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, 5% जो मैंने छोड़ा है वो 5% क्या होता है, वो 5% ये होता है, कभी ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत कम ऐसे होता है, मतलब 6 माह में एक बार होगा या साल में, कई सालों में एक बार होगा। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो ऐसे होता है जी कि प्राइस ने, फ़र्ज़ करें कि ये लेवल है, एक सेकंड मैं इसको पूरा ही ड्रॉ कर दूं, ये लेवल है। ठीक है, ये इसके ऊपर पिन बार बनी है। ठीक है, तो ये प्राइस ने हमें पहले एक लेवल दिया हुआ था। ठीक है, ऊपर जाकर अभी ये हमारे पास पिन बार बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 5% सिर्फ ऐसे होता है कि प्राइस क्या करे कि वो इस ऑर्डर को ट्रिगर करे, प्राइस इस ऑर्डर को ट्रिगर करे, ट्रिगर करके तो जाके हमारा एसएल ट्रिगर कर दे, एसएल ट्रिगर कर दे, एसएल ट्रिगर करके फिर वापस नीचे चली जाए। ठीक है, ये जस्ट 5% होता है। कभी 6 माह में ऐसे एक बार हो जाएगा, कभी साल में एक बार ऐसे हो जाएगा, या सालों में एक बार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रोज़ रोज़ ऐसे काम नहीं होते। बहुत से लोगों का पैसा लगा होता है इन जगहों पे, बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह जो है बगैर किसी वजह के ही इस तरह के काम नहीं होते। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो वो फिर हमारे एनालिसिस में गलती है। लेकिन मोस्टली ऐसे जो 5% मैं बता रहा हूँ ना, कभी ऐसे भी हो जाता है कि दोनों तरफ प्राइस वो कर देती है, जाती हमारी डायरेक्शन में ही है, जाती हमारी डायरेक्शन में ही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है उससे पहले।
ठीक है, तो ऐसा जस्ट 5% होता है और बार बार ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये तो थी अब लेवल की एग्जांपल। ठीक है, अब इस तरह कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक पैटर्न हो, कोई भी चैनल है, ठीक है, चैनल है, ये प्राइस उसमें चल रही है, चल के उसने ये लेवल बनाया, ये लेवल बना के ये तोड़ दिया उसने, तोड़ के, तो यहाँ पे अब मेरे पास ये लेवल बन गया, ये लेवल बन के यहाँ से प्राइस वापस आ गया। जब इसको रीटेस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे अगर उसने मुझे कोई सेल सिग्नल दे दिया है और नेक्स्ट डे, आज वेडनेसडे है और कल कोई न्यूज़ है इस पेयर की, जिस पेयर में ये एनालिसिस है मेरा, नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो जस्ट न्यूज़ क्या करेगी कि मेरा ये जो रीटेस्ट के बाद जो मूव है ना, जो फॉल है, उसको फ्यूल देगी बस। इससे ज़्यादा न्यूज़ ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस इतना ही न्यूज़ ने करना है। अगर मेरी टेक्निकल रीडिंग अच्छी है ना, तो मैं उसको न्यूज़ को इस तरह राइट कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी टेक्निकल रीडिंग वीक है, मैं सीख रहा हूँ अभी, तो फिर जो है वो मेरे किसी काम की नहीं, फिर वो मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा मोस्टली केसेस में हिट करेगी। ठीक है, बस न्यूज़ का काम इतना ही होता है कि जो भी हमारा एनालिसिस है टेक्निकल, उसको वो फ्यूल प्रोवाइड करती है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करती। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी, जिस तरह मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया, कोई भी पैटर्न ले लें, ठीक है, उसके ऊपर जो भी सिग्नल होगा, उसको आगे जो फ्यूल मिलेगा वो हमारी न्यूज़ से मिलेगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह बस हम लोग न्यूज़ को ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये एक पहला पॉइंट पीछे छोड़ा था, वो था अवॉइड न्यूज़। ये अवॉइड न्यूज़ क्या होता है? ये अवॉइड न्यूज़ ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स बताई हैं, एक लेवल की, एक किसी भी पैटर्न की। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये प्राइस आई, उसने हमें ये लेवल दे दिया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे, इस जगह पे, इस स्पॉट पे कहीं पे है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अब न्यूज़ है अगले दिन, तो इस न्यूज़ को हम अवॉइड करेंगे, जस्ट जाने देंगे, हम कुछ भी नहीं शो करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को ट्रेड करेंगे जो हमारे लेवल्स के ऊपर, जो हमारी जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर आएंगी ना, जो न्यूज़ हमें मिलेंगी विद हमारा कैंडलस्टिक सिग्नल, उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली जो न्यूज़ हमें मिलेंगी ना, हम जस्ट उन्हीं को ट्रेड करेंगे ट्रेड। उसके अलावा हम न्यूज़ को ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसको जाने देंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे न्यूज़ को। ठीक है, और न्यूज़ काम भी बस वहीं पे करेगी। ऐसे बीच में हम कभी भी न्यूज़ को जो है, ऐसे बीच में हम कभी भी न्यूज़ को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, उसमें 80%, 85% जो है, 85-90% जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप फंस भी सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं ना कि आप, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं ना कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और उसके बगैर ही न्यूज़ को ट्रेड कर लेंगे, आप दोनों ब्रैकेटिंग करके, तो ऐसे ही फिर हो जाता है कि फर्जन आपने यहाँ पे आपका ऑर्डर लगा ना, यहाँ पे आपका ऑर्डर है, यहाँ पे आपका ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर फर्ज करें कि ट्रिगर हो गया, ये बाय ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया, तो यहाँ से प्राइस नीचे चली गई है न्यूज़ के बाद, न्यूज़ ने स्पाइक एक मारा, उसमें आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया और प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आगे 6 माह, साल तक वो प्राइस कभी वापस दोबारा इस जगह पे आई ना, इस पॉइंट पे आई ना, तो ये आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। फिर या आपका वो अकाउंट उड़ा देगी, तो या फिर आपको लॉस में उस एंट्री को काटना पड़ेगा, हैवी लॉस में। ठीक है, और न्यूज़ के टाइम में आपको पता है कि सेकंडों के अंदर बड़ी बड़ी हैवी मूव्स हो जाती हैं। खासतौर पे जो जीबीपी के पेयर्स हैं ना, वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड्स के अंदर जो है वो 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप ऐसे मूव कर जाते हैं। तो वो फिर जो लॉस होते हैं ना, वो बड़े हैवी किस्म के लॉस होते हैं। ठीक है, इसलिए हम दरमियान में कभी भी न्यूज़ से पंगा नहीं लेते। हमने न्यूज़ को सिर्फ वहीं पे पकड़ना है जहां वो हमें हमारे लेवल पे मिले, या लेवल पे मिले, या फिर हमारी किसी भी पैटर्न की बाउंड्री पे मिले, बस वहां पे हमने न्यूज़ को पकड़ना है, वरना नहीं पकड़ना। अच्छा, अब इन जगहों पे, ये जो जगहें हैं, ये दोनों, ये लेवल्स और ये पैटर्न्स की बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूज़ नहीं भी होगी ना, हम तब भी ट्रेड करेंगे। इसलिए जो मैंने बात की है ना कि हमें न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। न्यूज़ को बस हमने इतना ही देखना होता है कि जस्ट हम ये मार्क कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो मैंने आपको बताई है, इंटरेस्ट रेट की और स्पीचेस की, बस ये जिस दिन है उस दिन हम उनको देखेंगे। अगर वो न्यूज़ हमारे साथ हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर प्राइस ने यहाँ से आके ये हमें लेवल दे दिया ना, ये लेवल हमें दे दिया है, दे के तो फिर वापस आई है यहाँ पे आके, उसने फिर पिन बार बना दिया है। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब, अगर इस दिन न्यूज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करूँगा। ट्रेड मैंने तब भी करनी है। ठीक है, बस अगर न्यूज़ होगी तो चांसेस हैं कि शायद न्यूज़ की वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छी आ जाए, और मुझे जो कैंडल्स हैं, जो 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स मैंने बताया है, वो न्यूज़ तो एक दिन की होती है ना, एक कैंडल पे वो इफेक्ट डालेगी, तो वो जो कैंडल है शायद वो नेक्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी बन जाए। ठीक है, तो बस मुझे बस इतना ही इस न्यूज़ का फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है उस न्यूज़ के साथ। ठीक है,
वो टेक्निकल जो हैं वो अपने आप में 100% है, उसके साथ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। हमारी टेक्निकल रीडिंग अच्छी है तो बस दैट्स इट, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ चार्ट्स पे मैं आपको एक दो इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ चीज़ों की थोड़ी सी। अच्छा जी, GBP USD का चार्ट है। ये चार्ट मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी एक्सप्लेन किया था। मैं थोड़ा सा जो बात मैंने आपको की है ना कि हमारा न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं होता, मैं थोड़ा सा उसको आपको समझाता हूँ कि अब कैसे कैसे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता। इस चार्ट को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से सबसे पहले प्राइस यहाँ से ऊपर गई, हमारे पास ये हमारे पास उसने पॉइंट दिया, ये ट्रेंड लाइन दी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, प्राइस स्ट्रांगली एग्रेसिव उसने ऊपर मूव किया। ठीक है, और ये जाकर उसने हमें ये ट्रेंड लाइन दी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, प्राइस ने हमें यहाँ से आके ये उसने एक एग्रेसिव ट्रेंड लिया, यहाँ से आगे उसने ये एग्रेसिव मूव ली, एग्रेसिव मूव लेके उसने हमें ये ट्रेंड दिया, ये ट्रेंड ऊपर गया और ये ट्रेंड जाके ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये रही हमारी फुल स्विंग रिवर्सल। जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन में मैंने बताया था ना, फुल स्विंग रिवर्सल, वो फुल स्विंग रिवर्सल के ऊपर ये रहा हमारा सिग्नल। ये सिग्नल, ये रेड कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये रेड कैंडल, ये पियर्सिंग है, पियर्सिंग की थर्ड किस्म है ये। ठीक है, जो बीच में होती है उसके, पियर्सिंग भी आप कह सकते हैं, इनसाइड बार भी कह सकते हैं। ठीक है, पियर्सिंग में इसको इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग बड़ी नॉर्मल चीज़ों पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पियर्सिंग में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये गैप डाउन से ओपन हुई है और गैप अप में ही क्लोज हुई है, तो ये पियर्सिंग की कंडीशंस को भी पूरा कर रही है और ये इनसाइड बार की कंडीशंस को भी पूरा कर रही है। ठीक है, इनसाइड बार ये जाहिर है इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी बार जो रेड बार है वो पूरी की पूरी बार इस ब्लू बार के अंदर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको इसको दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरी बार जो रेड बार है ये इसके अंदर है। अच्छा, अब हम अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया था हमारा, ये ट्रेंड जो है ये ब्रेक हो गया था हमारा, फिर यहाँ से आगे अब हमारे पास न्यू फॉर्मेशन शुरू हो गई। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन अब हम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही जी मेरे पास न्यू फॉर्मेशन की अपर बाउंड्री और ये रही मेरे पास अपनी न्यू फॉर्मेशन की लोअर बाउंड्री। अब ये जो मूव है ना, ये वाली, ये जो मूव है ये है हमारी कोरोना मूव, जिसको लोगों की आप कहानियाँ सुनते जाएं और बस सर धुनते जाएं। जो आजकल बड़ी ये पीछे बातें लगी हुई थी ना जी, कोरोना हो गया, कोरोना से जो है प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है और ऐसे हो रहा है और फलाना हो रहा है और ढमकाना हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस मूव को लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से जो है GBP जितने गिरे हैं। ठीक है, जो कोरोना की मूव हुई है, इस कोरोना को जरा एक मिनट साइड पर रखते हैं। मेरा ख्याल शुरू के पहले या दूसरे या तीसरे चैप्टर के अंदर मैंने ये चार्ट यही जगह आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी। ठीक है, तब प्राइस अभी यहाँ कहीं पे थी, ये जो कैंडल्स है ना, ये वाली, ये जो कैंडल्स है ये यहाँ कहीं पे प्राइस थी। ठीक है, उसी वीडियो के अंदर जाके देखें कि मैंने यहाँ पे ये इस लेवल को ड्रॉ किया था और मैंने कहा था कि अब जब भी प्राइस यहाँ कहीं पे आएगी तो हम यहाँ से सिग्नल को देखेंगे और अगर यहाँ पे कहीं पे आएगी तो हम यहाँ से सिग्नल को देखेंगे। ठीक है, मेरे फरिश्तों को भी उस टाइम नहीं था पता कि आगे कोई कोरोना आना है। ठीक है, उस टाइम ये मैं वह पहले दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम चाइना का जस्ट जो वुहान सिटी थी ना, बस वहाँ पे था कोरोना, बाकी दुनिया में नहीं था। और मेरे फरिश्तों को भी ये नहीं था पता, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था इस बात का कि इससे आगे जो कोरोना जो है उसने बाहर निकलना है और वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और GBP जो है उसकी वजह से गिरेंगे, मुझे कोई इसका पता नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी आपको लेवल बताया वहाँ पे, दोनों उसकी बाउंड्री जो है वो मैंने आपको बताई वहाँ पे। और क्या हुआ, जब जो भी आपने इस मूव को जो भी नाम देना है, कोरोना का देना है, जो सी मर्जी आपने स्टोरी बुननी है अपनी तरफ से वो आप बनाएं, जो मर्जी आपने करना आप करें। हुआ क्या, हुआ ये कि प्राइस वापस वहाँ पे आई, ये उसने हमें पिन बार दी, सेल सिग्नल दिया। इस पिन बार के 10 पिप नीचे मेरा स्टॉप, सेल स्टॉप, इस पिन बार के 10 पिप ऊपर मेरा स्टॉप लॉस। और ये रही पहली कैंडल, ये रही दूसरी कैंडल, ये रही तीसरी कैंडल। जस्ट ये इतनी सी बात है यहाँ पे। अब आपको जितनी मर्जी यहाँ पे बैठ के इस मूव के पीछे स्टोरीज बनानी है वो आप बैठ के बनाते रहें, उससे मुझे किसी भी और ट्रेडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को बेवकूफ़ बनाई रखना है, आप बनाई रखें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रियलिटी वही है जो ये सामने नज़र आ रही है और ये चीज़ वो नहीं है जो मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ वो है जो मैंने आपको उस वक्त दिखाई थी जब मुझे पता भी नहीं था कि कोई कोरोना नाम की कोई चीज़ आएगी। ठीक है उस टाइम मैंने ये चीज़ आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी। तो हमारा इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। जिन लोगों ने पैसा कमाना है ना, जिन लोगों ने पैसा, जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जस्ट इन चीज़ों को देखना है। जस्ट ये चीज़ें उन्होंने देखनी है। जैसे ही उन्हें इन बाउंड्रीज़ के ऊपर अपना सिग्नल मिल गया, उन्होंने वहाँ से पैसा कमाना है और बाहर निकल जाना है, एग्जिट हो जाना प्राइस में से। और ये जो कहानियाँ बैठ के बनाते रहते हैं ना ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, इस तरह ग्रुप्स में, इन्होंने बस कहानियाँ ही बनाते रहना है और ये बस कहानियों में ही रहेंगे। इन लोगों की बातों को मत सुना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आए भाई, एक और आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ मैं।
अच्छा जी, ये है जी गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। और ये जो मूव है ना, ये वाली मूव, ये जो अपने शहजादे हैं ना हमारे जो शहजादे हैं वो इसको कहते हैं कि ये कोरोना की मूव हुई है, ठीक है, कोरोना की वजह से जो गोल्ड जो है वो गिरा है, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं। पहले एक और स्टोरी थी, वो भी बताता हूँ मैं, पहले कुछ और स्टोरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब जो स्टोरी आई है ना, वो ये आई है कि जो गोल्ड इतना हैवीली गिरा है ना, ये कोरोना की वजह से गिरा है, ठीक है, गिरा होगा उसकी वजह से, मुझे उससे क्या लेना देना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने क्या चीज़ है, मेरे सामने ये चीज़ है, ये सिंपल सा एनालिसिस मेरे सामने है। ये प्राइस ऊपर आई, ये प्राइस ऊपर आई, उसने आके मुझे ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, इसको ज़रा भूल जाएं, ये जो है इस एरिया को ज़रा भूल जाएं, समझने कि ये अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर दूँ, ठीक है, इस एरिया को थोड़ा सा भूल जाएं, समझ लेंगे ये एरिया भी हमारे पास हुआ ही नहीं, ठीक है। ये प्राइस ऊपर आई, ये उसका पहला हाई था, पहले हाई के बाद उसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करके ये ऊपर आई, उसने मुझे दूसरा हाई दे दिया, दूसरा हाई दे दिया, ये नीचे गई प्राइस, नीचे जाके ये वापस ऊपर आई, ऊपर आके उसने पहले पहले यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नंबर वन ये स्पिनिंग टॉप डोजी, आपने जो भी कहना आप कह लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ये डोजी उसने हमें दी। दूसरे नंबर पे कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिली, ये रही कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन, ये पियर्सिंग, ये पियर्सिंग आप इसको कह लें, आप इसको हैंगिंग मैन कह लें, आपको जो कहना है आप कह लें, ठीक है। ये हमारी रही कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की, ये इसके नीचे मेरा ऑर्डर, ये इसके 10 पिप ऊपर मेरा स्टॉप लॉस, ये रही मेरी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। उससे आगे मुझे जाना होता तो वो फिर तो वारे न्यारे थे, लेकिन अगर ना भी मैं जाता तो बस ये इतना ही मेरे लिए बहुत थे। अब जिन्होंने ट्रेड करनी थी ना, उन्होंने ये अपना लेवल देखा, उन्होंने ये अपने सिग्नल देखे, अपने ऑर्डर लगाए, अपना प्रॉफिट निकाला यहाँ तक और लेके बाहर निकल गए बस। और जो बैठ के जिन्होंने कहानियां, जो इन चीज़ों से, इस ज़हनी बुखार में से बाहर नहीं निकलते ना, समझा समझा के मैं तो ऐसे लोगों को थक गया हूँ, जो इस तरह के ज़हनी बुखारों में से बाहर नहीं निकलते ना, वो लोग बैठे कहानियां ही बनाते रह गए जी, कोरोना ने ऐसे कर दिया तो कोरोना ने वैसे कर दिया। एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको दिखा दूँ, यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, वो भी हमारे ये कोरोना से रिलेटेड है। ये जो वीडियोज़ है ना, ये वीडियो फंडामेंटल की, ये मैं उसी टाइम बनाने लगा था, उन्हीं दिनों में बनाने लगा था जब ये मूव्स हुई है ना, जब ये दोनों पेड़ गिरे हैं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये मैं उन्हीं दिनों में बनाने लगा था। लेकिन मैंने फिर ये क्यों नहीं बनाई, ये मैंने इसलिए नहीं बनाई कि वो फिर वो जो कोर्स की सीक्वेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाने थे, फिर वो लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने उस वक्त नहीं बनाई, ठीक है। अब गोल्ड ये मंथली में है, ठीक है, ये गोल्ड मंथली में है। आज से कुछ तकरीबन 8-10 महीने पहले, तकरीबन साल पहले, जो मेरे साथ जो लोग, मेरा ग्रुप हुआ करता था व्हाट्सएप का, ठीक है, उसमें जो लोग मेरे साथ होते थे ना, यहाँ कहीं पे मैंने उनको बताया था कि गोल्ड आने वाले दिनों में, मैंने अपना चार्ट भी भेजा था, ठीक है, और उनको मैंने बताया था कि गोल्ड आने वाले दिनों में राइज करेगा, ठीक है, आज से 7-8 माह पहले, साल पहले। तो अब मैंने कहाँ से देखा था, मुझे किस तरह पता चला था कि वो गोल्ड जो है वो गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसे पता लगा था। वो ये रहा नीचे वाली इसकी बाउंड्री, ये रही ऊपर वाली इसकी बाउंड्री, इस बाउंड्री के ऊपर ये जो अक्सर ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनमें प्राइस क्या करती है, जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, फर्ज करें कि इसको प्राइस ने ये ऊपर से तोड़ा है ना, ये देखें, ये प्राइस ने फर्ज करें इसको ऊपर से तोड़ा है, तो ये जो जो अब ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, एक तो ये ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और एक ऐसे स्ट्रेट लेवल भी तो हैं ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लेवल भी हैं। तो अक्सर प्राइस जब तोड़ती है ना, इस तरह फर्ज करें इस केस में से ऊपर तोड़ के वो जो ऊपर वाला होता है ना, जो ऊपर होता है, जो पहला होता है, उसको प्राइस जो है वो पकड़ती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को पहले वाले के ऊपर सीधा कर दूं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है, इसको मैं पहले वाले के ऊपर सीधा कर दूं, तो ये क्या है, ये आपको नजर आ रही है चीज़, ये क्या है, ये ब्रेकआउट, कंजेशन, कंटिन्यूएशन, ये चीज़ थी। इसके ऊपर मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में, अगले 2-4 माह में गोल्ड जो है वो राइज करेगा, ठीक है। और ये जो रैली हुई है गोल्ड की, इसके ऊपर कहानी क्या बनाई जा रही है, आप लोगों को तो छोड़ दें, जो हमारे मीडिया एंकर्स हैं, वो भी, उन्होंने भी यही इसी किस्म की, पर मसला ये है, लोगों को पता होता नहीं है किसी बात का, लोग बस अपनी, हर कोई अरस्तू बना फिरता है, ठीक है। वो भी यही बात कीजिए कि कोरोना आ गया है, पूरी दुनिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ मुल्कों के अंदर, वो जैम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, इनमें से अपना पैसा निकाल के गोल्ड खरीदी जा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये गोल्ड राइज कर रहा है। ये स्टोरी मैंने लिटरली, ये मैंने सुनी है, यही ऐसे मैंने सुनी है स्टोरी, ठीक है। हालांकि जब 2018 में, ये 2018-2019 के शुरू एंड में कहीं जब मैं ये चीज़ें बता रहा था, तो मेरे दूर दूर तक मुझे नहीं था कोई आइडिया कि आगे जाके कोई कोरोना आएगा और वो ऐसे जो है गोल्ड को रैली कराएगा, ठीक है। तो ये जस्ट स्टोरीज होती हैं, इनके ऊपर ना ध्यान दिया करें, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करते हैं,
सिर्फ आप अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, उसके अलावा इन स्टोरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये टोटल टोटल बकवास की जाती है आप लोगों से। हमारा इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता कि ट्रंप ने क्या कह दिया है, शी जिनपिंग ने क्या कह दिया है, कोरिया के सदर ने क्या कह दिया है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया। हमारा इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। हमने जस्ट जो चीज़ हमारे इस बाउंड्री के अंदर है ना, ये जो हमारी बाउंड्री है, जो चीज़ इस बाउंड्री के अंदर है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जो इसके बाहर है, जो भी चीज़ इससे बाहर है, वो नल है, वो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है, वो सब झूठ है, वो सब बकवास है। ठीक है, जिसको ये चीज़ें पढ़नी आती हैं ना, वो उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ स्टोरी है उसके लिए। एक ये न्यूज़, एक इंडेक्स का भी बड़ा फड्डा होता है। ये जो इंडेक्स होते हैं ना करेंसीज के, यूएसडी का इंडेक्स है, जीबीपी का इंडेक्स है, बहुत से लोग आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे जी कि इंडेक्स को पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हमारा कुछ नहीं लेना देना होता इन दोनों चीज़ों से। जितनी चीज़ एक ट्रेड लेने के लिए मुझे चाहिए ना, वो चीज़ मेरी इस चार्ट के अंदर है, इस जगह के अंदर है बस। इसके बाहर क्या है क्या नहीं है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कोई इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना बस इतना है कि ये मेरे पास लेवल है, इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, ये कंजस्शन हुई है, इसके ऊपर मेरा ऑर्डर, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस, ये रही पहली कैंडल, ये रही दूसरी कैंडल, ये रही तीसरी कैंडल। दैट्स इट, बस इतना ही मेरा काम है, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दिया करें। अच्छा, यहाँ मैं एक और आपको दिखा दूँ कि जहाँ पे न्यूज़ जो है वो हमें इफेक्ट करती है, लेकिन हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आया मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है। ठीक है, इसमें ये रहा कोरोना इफेक्ट। ये जो कोरोना के दिनों में मूव्स हुई थी ना, जब कोरोना आया था, उन दिनों में जो मूव्स हुई थी, वो ये रहा इफेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्राइस ने नॉइज़ किया जस्ट। ठीक है, इस नॉइज़ से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर प्राइस ने ये नॉइज़ किया है तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अगर इस तरह भी अगर प्राइस ने किया तो मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा इससे पहले ये जो नॉइज़ है, इससे पहले मेरे पास लेवल कहाँ पे थे। ये रहा लेवल मेरा, पहला मेरा ये रहा लेवल। ठीक है, ये वाला, और ऊपर वाला लेवल मेरा ये रहा। ठीक है, ये रहा या ये रहा। ठीक है, अब जब ये कोरोना का जो भी आपने इसको कोरोना इफेक्ट का नाम अगर देना भी है, अगर ये कोरोना नहीं किया, चलो मान लिया, तो मुझे यहाँ पे इन मेरे लेवल्स पे कोई सिग्नल तो मिला ही कोई नहीं। कोई सिग्नल है यहाँ पे? कोई सिग्नल नहीं है। एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे आई है, एक ब्लू कैंडल फिर वापस ऊपर गई है, फिर रेड कैंडल नीचे आई है, फिर ये रेड कैंडल इसने इस तरह किया। कोई सिग्नल तो मुझे यहाँ पे मिला ही कोई नहीं। कोई भी, ना इस लेवल पे मुझे सिग्नल मिला, ना इस लेवल पे मुझे सिग्नल मिला। मैंने ट्रेड ली कोई नहीं, मैं बस बैठा देख रहा हूँ। अब वो कोरोना ने किया है, जिसने मर्जी किया है, किसी उस मुल्क के प्रेसिडेंट ने कोई बयान दे दिया, उससे कोई फ़र्क पड़ा है, कोई ट्रंप ने कोई बयान दे दिया, उससे कोई फ़र्क पड़ा है। इन चीज़ों से मेरा क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना? जब एक चीज़ ना मेरे इस लेवल पे आकर उसने टच किया, ना कोई सिग्नल दिया, ना मेरे इस लेवल पे आकर उसने कोई टच किया, ना मुझे कोई सिग्नल दिया, तो वो चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। तो अगर सिग्नल देगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा ना। वो जीबीपी और यूएस गोल्ड जो मैंने आपको दोनों चार्ट दिखाए हैं, उनमें उन्होंने सिग्नल हमें दिया, सिग्नल दिया तो हमने तो ही उनको ट्रेड किया ना। उसका अगर सिग्नल ही नहीं है तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है बड़ी। ठीक है, और जब उसने सिग्नल दिया तो अब आगे जो इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट बहुत एग्रेसिव था। ठीक है, गोल्ड में भी और जीबीपी यूएसडी में भी। इस तरह और भी बड़े चार्ट्स हैं, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल ये दिखाई हैं। दोनों में इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा इम्पैक्ट था, लेकिन हमें तो उसका फ़ायदा ही हुआ ना, हमें कोई नुकसान तो उसका नहीं हुआ। हमने तो अगर ट्रेड हमारी लगाई थी, फ़र्ज़ करें नॉर्मल डेज़ में हमने कोई ट्रेड हमारी जाती है 100 पे प्रॉफिट में, 200 पे प्रॉफिट में हम लेते हैं पर एंट्री। तो ये जो कोरोना की वजह से जो हमें जो न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर आप उसको कहते हैं, और न्यूज़ के इम्पैक्ट से जो हमें जो प्रॉफिट मिला, वो फ़र्ज़ करें कि 300 पिप था या 400 पिप था। गोल्ड में तो शायद 500-600 पिप है। ठीक है, तो हमें तो उसका फ़ायदा ही हुआ, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए हमारा कोई काम नहीं होता इन चीज़ों को देखने का। ठीक है, हमने जस्ट नज़र रखनी होती है अपनी इन चीज़ों के ऊपर। ये हमारे जो लेवल्स हैं, इनके ऊपर हमने नज़र रखनी होती है। ठीक है, इनके ऊपर अगर हमें कोई सिग्नल मिल रहा है तो बस वो सिग्नल हमारे लिए वेल एंड गुड है। अगर इनके ऊपर नहीं मिल रहा तो बस ख़त्म हो गया। हम अपने लेवल्स को डिफाइन करके रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आके हमें अगर सिग्नल मिल गया तो ये हमारी 1 2 3 ये कैंडल्स हैं हमारी, ये हम लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर सिग्नल नहीं मिला तो बस ठीक है, हम बैठ के देखते रहेंगे। अब चाहे वो न्यूज़ आती रहे, चाहे कोई मुल्क का सदर, उसका कोई प्रेसिडेंट, उसका कोई प्राइम मिनिस्टर, उसका जो मर्जी बयान देता रहे, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ही काम हमने न्यूज़ के साथ करना होता है और हमने कुछ नहीं करना होता। ठीक है जी। अच्छा जी, इन द एंड बस इतनी ही थी ये वीडियो। ठीक है, बस इतना ही था आज का टॉपिक। बस चीज़ों को देखें पीछे चार्ट्स के ऊपर जाके। चार्ट्स जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जैसे मैं बताता हूँ कि चार्ट्स को पीछे जितने भी जो भी ओल्ड चार्ट्स पे चले जाएं, जो भी वहाँ हाई लोज बने होते हैं ना, जो भी हाई लोज बने होते हैं, उनको क्रैक करने की कोशिश किया करें।
ठीक है, उनके ऊपर देखा करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये कोई चार्ट बना हुआ है, ठीक है, कोई भी चार्ट बना हुआ है, फ़र्ज़ करें कि आपको यहाँ से एंट्री अगर लेनी होती, ये चार्ट बना हुआ है, ऑलरेडी डन है ये, ठीक है, जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस हाई पे आपको एंट्री लेनी होती तो आप कैसे एंट्री लेते, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ थी, कोई लेवल था, कोई ट्रेंड लाइन थी, कोई फिबोनाची टेरिटरी थी, क्या क्या था, इस तरह चार्ट्स को पढ़ा करें, एंट्रीज़ को, हाइज़ लो, जितने भी एक चार्ट को पकड़ लिया करें, उसके ऊपर जितने भी हाइज़ और लोज़ है ना, उनको क्रैक करने की कोशिश किया करें, ठीक है। इस क्रैकिंग से देखा करें कि वहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो आप कैसे लेते, क्या क्या चीज़ आपके पास थी। इस क्रैकिंग से आपकी आंखें ट्रेंड होती हैं, ठीक है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, ओल्ड चार्ट्स पे जाके तो ये काम करना, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एक ये किया करें, दूसरा डेमो पे ट्रेड किया करें। तीसरा, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना, वो कोई इसको भी फॉलो कर रहे हैं, वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं, वो उस बंदे को भी सुन रहे हैं, वो उस बंदे को भी सुन रहे हैं। मेरी ये बात ज़हन में डाल लें कि आप ऐसे कभी भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। कभी भी आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे, आप सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे और आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जस्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मेरी जितनी अब तक रिसर्च है, मैंने ये सारे लोगों को ट्रोल लिया हुआ है। ये VSA CSA सप्लाई डिमांड, इन चीज़ों ने नहीं काम करना। अगर ये काम करती हैं, कोई ऐसा ट्रेडर है इनका जो बड़ा पैसे कमाता है मार्केट से, तो मुझे भी मिलाएं उससे ला के, ठीक है। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा, मुझे नहीं ऐसा बंदा मिला। हाँ, हैं बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े हैं इन दोनों फील्ड्स में, दोनों तीनों जितने भी और स्टाइल हैं ट्रेडिंग के, इनमें नाम बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन वो जितने भी नाम है ना, आप कभी उनको करीब से जाके देखेंगे तो सब के सब ने या अपने कोर्सेज फजूल किस्म के बना के वो बेचते फिर रहे हैं, उससे उनकी इनकम है, तो या फिर लोगों से IPs ज्वाइन करवाई हुई हैं। बिगिनर्स बेचारे जो होते हैं, वो अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना लॉस करते हैं, अपना पैसा उड़ाते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। उससे ये जो लोग होते हैं ना, इस किस्म के शैतान लोग, ये प्रॉफिट अपना छोटी छोटी चिन्नियों के लिए ये उनके बेचारों के अकाउंट्स बनवाते हैं और उनके पैसे का नुकसान करवाते हैं, और उससे ये अपने कमीशंस लेते हैं, ठीक है। तो इनका काम कारोबार जो है वो सिर्फ इस तरह ही चल रहा है। मुझे एक्चुअल, ये जितने मैंने आपको तरीके बताए हैं, एक्चुअल मुझे इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मार्केट से पैसा कमाता हो, जिसने कोई IB ना ज्वाइन कराई हुई हो, जिसने कोई सिग्नल बेच के पैसे ना कमाता हो, जो कोई किसी किस्म का भी कोर्स अपना बेच के पैसे ना कमाता हो। ऐसा मुझे कोई बंदा भी नहीं मिला जिसके जो कमाने के ज़रिए वो ये तरीके, वो ये तीन ना हो, वो मार्केट से कमाता हो। सब के सब जितने भी हैं ना, वो उनके कमाने के तरीके ये हैं। नाम वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन करते ये हैं, या IB ज्वाइन करवाई हुई हैं, या अपने कोर्सेज बेचते हैं, तो या फिर सिग्नल्स बेचते हैं, या फिर टीचिंग के पैसे लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों ने कभी भी कामयाब नहीं होना, इन लोगों ने कभी भी कामयाब नहीं होना, ये ऐसे ही रुलते रहेंगे, इन्होंने कामयाब नहीं होना। तो इस तरह हर एक बंदे को मत सुने, हर एक को फॉलो मत करें, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवेंचुअली आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। एक ट्रैक पे रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही कोर्स को फॉलो करें, मुझे ही फॉलो करें, मुझे ना फॉलो करें, लेकिन जिसको भी आपने फॉलो करना है, जस्ट एक ट्रैक पे रहें, उसको फॉलो करें और उसके पीछे चलें। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ जो काम करेगी, वो बंदा कामयाब है, वो चीज़ काम करेगी, तो ठीक है, फिर आप उसको फॉलो करें और उस एक ट्रैक पे रहें। लेकिन ये काम मत करें कि आप इसको भी सुन रहे हैं तो आप उसको भी सुन रहे हैं, तो आप उसको भी सुन रहे हैं, ऐसे जस्ट आप कंफ्यूज रहेंगे, इसका और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है जी, तो बस इतनी थी आज की वीडियो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर 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 अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।